स्किन केयर एंड एक्ने ट्रीटमेंट व्लॉग में आपको खुशामदीद। और आज एक हम बड़े स्पेशल टॉपिक के साथ, थोड़ा सा लंबा होगा और दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो लोग स्किन केयर की फील्ड में काम करना चाह रहे हैं या काम कर रहे हैं और उनको ये समझना कि ये इशू क्या है एक्नी, और एक्नी को जब हम समझ जाएंगे तो फिर इस पे काम करना आसान होगा, इसकी ट्रीटमेंट आसान होगी। जी, अगर स्किन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, स्किन रिफ्लेक्ट्स ओरिजिन, लाइफस्टाइल, एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। इंसान अपनी स्किन ही फर्स्ट उसका किसी को दिखने वाली चीज़ है, वो कैसी है, उसका लाइफस्टाइल का पता चलेगा, उसकी सेहत के बारे में पता चलेगा। स्किन कलर, टोन एंड इवननेस, पिगमेंटेशन एज वेल एज स्किन सरफेस करैक्टरिस्टिक्स आर साइंस ऑफ स्किन्स हेल्थ। कि अगर ये 3-4 चीज़ें हैं, उसका कलर, उसकी टोन क्या है, कितनी इवन है, कोई उसके कलर की पिगमेंटेशन कैसी है, और तो ये सारी की सारी इंसानी जो स्किन है उसकी हेल्थ जो है उससे हमें पता चलता है। The cosmetic and the pharmaceutical industry offers a vast variety of skin care products and produces to clean, soothe, store, restore, reinforce, protect and to treat our skin and hence to keep it in good conditions। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो स्किन केयर की इंडस्ट्री है, वो उसका बेसिक टारगेट जो है वो यही होता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर रेडली अवेलेबल इन डेली लाइफ एंड दे प्ले अ मेजर रोल इन हेल्थ एंड नर्सिंग द केयर। अब स्किन प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? 7-8 किस्म की ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक्नी, जिसको आज हमने डिस्कस करना है, एक्नी वुल्गैरिस, डायपर रैशेस जो बच्चों में अक्सर हो जाते हैं, एटॉमिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा जिसको कहा जाता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, और रोसेशिया है, और शिंगल्स हैं, और ऐसे ही सनबर्न है, और हाइव्स हैं। तो इसमें ये सारे की सारी आपको हमने तस्वीरों से ये प्रॉब्लम सारे दिखा दिए। तो इसमें हमारा जो मेजर टॉपिक है वो एक्ने वुल्गैरिस के बारे में है आज। एक्ने वुल्गैरिस जो है, अब इसकी अगर डिटेल देखें तो ये तकरीबन 80% एडल्ट जो हैं उनका ये इश्यूज़ हैं, उसमें ये प्रॉब्लम पाया जाता है, और इससे सेल्फ़ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होती है, और इंसान जो है वो सोशली जो है उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, सोशल इनहिबिशन उसके अंदर आ जाती है। और अब इसमें एक्नी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर 4 एबनॉर्मलिटीज़ इन एक्नी, और वो कौन कौन सी हैं? एक उसके अंदर सीबम प्रोडक्शन, ये इंशाल्लाह डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। फिर इन्फ्लेमेशन है, फिर हाइपरकटासिस है, और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है, जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वो पी बैक्टीरियम एक्नीज़, यानी कि प्रोपोइनोबैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है जो स्किन में होता है, और इससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमारा इन्हांस हो जाता है। अगर हम एक्ने की पैथोजेनेसिस देखें तो जैसे कि ये स्लाइड में शो भी हो रहा है कि स्किन सरफेस के साथ ब्लैक हेड्स जैसे आ जाते हैं, और कुछ बाज़ का वाइट हेड भी होते हैं। ये बेसिकली है क्या चीज़? एक्ने वुल्गैरिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट बिगेन्स इन द पिलोसेबेशियस यूनिट। अब पिलोसेबेशियस यूनिट्स क्या होते हैं? दीज यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड एंड अ सिंगल हेयर फॉलिकल। जैसे ये हमें नज़र आ रहा है ये स्लाइड्स के अंदर भी, कि ये सेबेशियस ग्लैंड स्किन के फ़ौरन नीचे हैं। ये बेसिकली ये इससे कोई एक्सक्रीशन निकलती है जो एबनॉर्मल हो जाती है। जब वो एबनॉर्मलिटी इन ग्लैंड्स में आती है, उससे ये ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाता है। जैसे ये नज़र आ रहा है, ये जैसे सीबम, फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड, ये हमारे इनके अंदर, इन सेबेशियस ग्लैंड के अंदर जो है वो जब कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो उससे सीबम की जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होगी। तो ये ही आगे प्रोसीड टू द एक्ने ऑन द स्किन।
जी, जैसा हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो एक ऑयली लिक्विड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, जिसको सीबम कहते हैं। ये स्लाइड में देखा जा सकता है, जो कि हेयर फॉलिकल से ट्रेवल करके, ये हमें हेयर फॉलिकल बिल्कुल एक किस्म की कैपिलरी होगी जो एक हेयर के साथ ट्रेवल करेगी और ये स्किन के ऊपर आ जाएगा। ये हमें अगर इस स्लाइड में हम देखें कि ये स्किन सरफेस और उसके साथ जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड की जो एक्सक्रीशन है वो पिंक कलर में नज़र आ रही है और वो ऐसे ऑयली किस्म की एक्सक्रीशन जो है वो स्किन के ऊपर आ जाएगी। और सीबम हैज़ two major roles, namely to lubricate the skin and to get rid of the old cells within the follicle called debris. अब इसमें देखना ये होता है कि इस सीबम ने बेसिकली स्किन की लुब्रिकेशन करनी है और विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे सेल्स इसके अंदर डैमेज होते जाते हैं तो उनको भी इसने रिप्लेस करना होता है। और सीबम सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज़ प्रोमोटेड बाय द टेस्टोस्टेरोन and therefore during puberty the sebaceous glands become very active। ये अक्सर देखा गया है, ये puberty की जो स्टेज आती है, बलूगत की जब स्टेज आती है तो यंग गाइज जितने भी हैं, यंग गर्ल्स जितनी भी हैं, उनमें ये वाले जो टेस्टोस्टेरोन्स जो हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो बेसिकली उससे सीबम जो है उसकी सिंथेसिस होगी और ये एबनॉर्मल सिंथेसिस होगी। ऑयली स्किन बार बार आएगी तो उसको लाजिमी बात है कि वो स्किन के ऊपर जमा हो जाएगा और उससे ही ये प्रॉब्लम स्किन के फिर बढ़ते हैं। जी, जैसे इस स्लाइड में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्किन के ऊपर बेसिकली हॉर्नी प्लग कैसे बन जाते हैं। वो ब्लैक भी हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, जैसे ये हमें नज़र आ रहा है। ये केरोटिसिस कहलाता है, केराटिनाइजेशन इसको कहेंगे या केरोटिसिस कहेंगे, हाइपर केरोटिसिस इसको कहा जाता है। ये बेसिकली जो एपिथेलियम है, यानी कि जो स्किन की अपर सरफेस है, उसके ऊपर ये हॉर्नी प्लग्स बन जाएंगे। और ये बेसिकली किस वजह से बनते हैं कि जितना ज़्यादा सीबम उसके अंदर निकलेगा तो जो डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं तो लाजिम बात है कि अब ये जाके एपिथेलियम की जो ऊपर की सरफेस है वो जब जैसे उसके ऊपर वो ये ऑयल की एक सरफेस जमा होना शुरू हो जाती है तो उससे अब शुरू में क्या होगा कि ये लेजन्स बनेंगे नॉन इन्फ्लेमेटरी, यानी कि अभी इन्फ्लेमेशन उसके अंदर नहीं है। अगर पस की हम बात करें तो वो अभी इसके अंदर नहीं है। तो लेटर स्टेज क्या होगा कि लेजन्स बिकम इन्फ्लेम्ड। वो किस वजह से? बिकॉज द एक्सेस सीबम प्रोवाइड्स एन एनारोबिक ग्रोथ मीडियम फॉर द प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके लिए बेसिकली नॉन एनारोबिक एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर जो बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करते हैं और स्किन के ऊपर स्किन के नीचे वो ऑयली लेयर के नीचे वो जब ग्रो करते हैं तो उससे उन्होंने जो जितने भी फैटी एसिड्स उसको वहाँ मिल रहे हैं उनकी मेटाबॉलिज्म और उसको ये कन्वर्ट करते हैं सीबम को। फैटी एसिड्स जो हैं वो ट्राईग्लिसराइड से फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राईग्लिसराइड्स में। और सीबम जो है उसके लिए एक किस्म का कल्चर का करता है, रोल प्ले करता है फॉर द बैक्टीरिया ना एनारोबिक बैक्टीरिया। जी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ फाउंड इन एक्ने वो सीबम प्रोडक्शन है और केराटिनाइजेशन ऑफ फॉलिकल है और प्रेजेंस ऑफ दी पी एक्नीज पॉपुलेशंस और इन्फ्लेमेशन 4 स्टेज आती है। और अब इन चारों फैक्टर्स को एड्रेस कैसे करना पड़े उसके लिए डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और अब बेहतर ये अब उनका मैकेनिज़्म हम समझने की कोशिश करेंगे। अब असल हमारी इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये था कि हम ये जानना चाहते हैं कि इन कॉम्बिनेशनल थेरापीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्ने को एड्रेस करती हैं, तो क्या हम उनको मिक्स करके कोई एक ऑइंटमेंट, कोई एक लोशन, कोई एक रेमेडी दे सकते हैं। और उसमें लाजिम बात है कि अब ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम जिसको कंसिडर करेंगे वो टॉपिकल ट्रीटमेंट को, यानी कि हम स्किन के ऊपर लगाने वाली कुछ ट्रीटमेंट है उसको हम जो है वो अपनी इन्फ्लेमेटरी एक्नीज़ को ट्रीट करने के लिए जो माइल्ड टू मॉडरेट इवन होंगी
तो उनको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल ट्रीटमेंट जो है उसको प्रेफर करेंगे। और एडवांटेज ऑफ द टॉपिकल ट्रीटमेंट इज़ दैट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट आर एलिमिनेटेड। अब नॉर्मली ये होता है कि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट्स तो वो ट्रीटमेंट्स हैं जो हम हार्मोन्स की शक्ल में, जो पिल्स की शक्ल में, कोई मेडिसिन की शक्ल में इनटेक करते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि हम टॉपिकल ट्रीटमेंट जो है वो स्किन ट्रीटमेंट, सरफेस अप्लाई करना हो किसी चीज़ को, उसको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। जी, इस स्टडी का मकसद भी बेसिकली जो हमारे 4 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम ये पाथ फेज डिस्कस कर रहे हैं एक्नी ट्रीटमेंट के, जिसमें पी एक्नी के लिए हमने क्या करना है, हाइपरकेटोसिस जो है वो कैसे कंट्रोल होगी, सीबम प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल होगी, इन्फ्लेमेशन एट द एंड कैसे कंट्रोल होगी। इसके लिए हम कोई ट्रीटमेंट पाथ फेज को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, जिससे हम कोई सिंगल प्रोडक्ट को फार्मूलेट कर लें और जिससे ये यानी कि मल्टी डायमेंशनल ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा हल हो जाए। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, दी ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी हैव दी 2 वेज, एक सिस्टमेटिक वे है और एक टॉपिकल वे है। अब सिस्टमेटिक वे में एक्नी ट्रीटमेंट इंक्लूड यूज ऑफ द हार्मोनल एजेंट्स एक्ट एज द एंटी एंड्रोजेंस विच हेल्प्स डीलिंग विद द एक्नी। ठीक है, ये तो हमारे सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है। और अब बेसिकली हम अगर ये एंड्रोजेंस की बात करें तो एंटी एंड्रोजेंस क्या चीज़ें होती हैं, दे आर आल्सो नोन एज एंड्रोजेंस एंटीगोनिस्ट्स एंड टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स, के जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से निकल रहे हैं उनको ब्लॉक करें। ये दे आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट प्रिवेंट एंड्रोजेंस लाइक टेस्टोस्टेरोन and dihydrotestosterone from mediating their biological effect in the body। के प्यूबर्टी के साथ जो हार्मोन एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो उनको हार्मोनल इनटेक से पिल्स की शक्ल में, मेडिसिन की इनटेक की शक्ल में उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा टॉपिकल मेथड है, टॉपिकल मेथड में स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट लगानी है, तो उसके 3 वेज जो हैं वो डिफरेंट आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। As you mentioned, we will prefer on the topical treatment। तो एक्नी ट्रीटमेंट में हम टॉपिकल ट्रीटमेंट में, और जैसे हमने कहा कि उसके 3 वे हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट मोस्ट इफेक्टिव एक्नी प्रोडक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेन नॉलेज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टॉपिकल एक्नी क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। तो ये बेसिक नॉलेज हम हासिल करना चाह रहे हैं। टॉपिकल में एक टेनियोन एंड एडेप्लिन, और दूसरा है टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल्स जैसे क्लेंडामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। लेकिन अब ये लाजिम बात है, दे आर रेगुलेटेड बाय द प्रिस्क्रिप्शन। ये तो किसी आप डॉक्टर से इसकी प्रिस्क्रिप्शन करवा ही के ले सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ दी बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड एंड टी ट्री ऑयल। दे आर अवेलेबल इन और एक्नी ट्रीटमेंट्स के लिए ये तकरीबन आपको बड़े आराम से ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। Now, topical agents used in the treatment of acne. Topical acne treatment is used for patients with non-inflammatory comedones or mild to moderate inflammatory lesions। अभी अगर इनिशियल लेवल पे है, किसी के उसमें इन्फ्लेमेशन अभी नहीं आई, नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉमिडोन्स उसमें बने हुए हैं, ऐसे ब्लैक हेड वगैरह बने हुए हैं जिनके अंदर अभी इन्फ्लेमेशन नहीं आई, एक्नी अभी इनिशियल स्टेज पे। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। सम एडवांटेज ऑफ द टॉपिकल ट्रीटमेंट दैट इट मिनिमाइजेज अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट ऑफ द सिस्टमेटिक ड्रग्स एज डिस्कस के लाजिम बात है। जो भी ड्रग इनटेक की जाती हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और एंड सेकेंडरी डायरेक्ट एप्लीकेशन टू दी अफेक्टेड स्किन एरिया प्रोमोट्स मैक्सिमम ड्रग डिलीवरी। तो लाजिम बात है, आप इन्फेक्टेड एरिया में डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको उससे डायरेक्ट इसके रिलीफ मिल जाता है। अब ये जैसे हमें बेंजोइल पेरोक्साइड, एंटीबायोटिक्स, ट्रीटेनिगोन और सैलिसिलिक एसिड, ट्री ऑयल, इन सारों को इंशाल्लाह आगे हम डिटेल इसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको हम अगर डिस्कस करें, बेंजोइल पेरोक्साइड एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल बाय इफेक्टिवली रिड्यूसिंग पी एक्नी पॉपुलेशंस। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि इसने बेसिकली बैक्टीरियल प्रोटीन जो है उसकी डिग्रेडेशन करनी है वाया रिलीज़ ऑफ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन। तो इसने जाके ऑक्सीडेशन करनी है बेसिकली।
प्रोटीन की ऑक्सीडेशन करनी है। बेंजाइल पेरोक्साइड कैन बी यूज्ड इन एक्ने प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, लोशंस, जेल्स एंड क्लेंजर्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसको इन कंसंट्रेशन रेंज फ्राम 2.5 टू 10%, 2.5% से लेकर 10% तक की कंसंट्रेशन में ये इस्तेमाल हो सकता है। बेंजाइल पेरोक्साइड कैन इनिशियली इरिटेट द स्किन and frequency of application and concentration can be controlled by to minimize adverse effect। लाजिम बात है कुछ स्किन्स जो सेंसिटिव होती हैं उन पे ये थोड़ी सी इरिटेशन इसकी हो सकती है। और मोस्ट फेमिलियर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बेंजोइल पेरोक्साइड इज़ द स्किन ड्राइनेस, एरिथेमा एंड पीलिंग। लेकिन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इसको हम समझ लें। ये नेक्स्ट में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब वो क्रीमें जो एंटीबायोटिक के रोल पे के तौर पे इस्तेमाल होंगी स्किन के ऊपर। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में एक एरिथ्रोमाइसिन इज़ अ माइक्रोलाइड एंटीबैक्टीरियल एंड क्लाइंडामाइसिन इज़ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक यूज फॉर दी कंट्रोलिंग इन्फ्लेम्ड एक्ने। अगर इन्फ्लेमेशन आ गई है लाजिम बात है एंटीबायोटिक इसी तरफ आना पड़ेगा। और क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन ये इसमें इस्तेमाल होंगी और ये करेंगी बेसिकली जो पी एक्नी है उसको ये इनहिबिट करेंगी। और बेसिकली अगर इसको हम देखें तो इन्होंने करना ये होता है कि जो राइबोसोम्स जैसे इस स्लाइड में शो हो रहा है सेल के अंदर के राइबोसोम्स जो हैं उसको इन्होंने जाके उसकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको इनएक्टिव करना है। जब इसके अंदर जाके इसके राइबोसोम की एक्टिविटी को ये डिसेबल कर लेंगे तो उसकी प्रोटीन खुद उसके अंदर डिके आ जाएगा बैक्टीरिया में। जी, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स इफेक्टिवनेस को अगर हम देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर प्रोटीन की इनहिबिशन हो जाएगी, प्रोटीन बनेगी नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा, थ्रू इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इट डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोमिडोजेनिक फ्री फैटी एसिड्स। बेसिकली वो कोडिमोन्स जो बनते हैं उनको लाजिम बात है जब पीछे से प्रोटीन की सप्लाई बंद होगी तो वो अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएंगे। और उसकी जैसे हम ये इसमें देख सकते हैं कि डिग्री इसकी स्किन की वो 5 पे हाई है और 0 की तरफ नन आ जाता है, तो इसको लो से मीडियम की तरफ, लो की तरफ रखेगी। A very important factor when using antibacterial is that resistance of the bacteria should be taken into consideration and if improvement diminished, treatment should be discontinued for 1 month। इसमें देखना ये होता है कि जब कोई कमी अभी नहीं आ रही तो रेगुलर यूज़ नहीं करना, 1 महीने का गैप उसमें दे दिया जाए तो उसमें स्किन के ऊपर मज़ीद कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होगी। जी, एंटीबायोटिक में ट्रिटोनियन को भी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। दिस इज़ सिंगल मोस्ट इफेक्टिव कोमेडोलिटिक एजेंट। और कोमेडोलिटिक एजेंट्स वो होते हैं एजेंट्स दैट लूजन द हार्ड प्लग्स एंड ओपन पोर्ट्स, कि जो डेड प्लग आ चुके हुए हैं उनको ये ओपन करें। बिकॉज इट प्रमोट्स द ड्रेनेज ऑफ द कोमिडोन्स that already exist and inhibits the formation of the new comedones, तो it reduces growth of the P. acne as well। The most frequent adverse effect of are peeling or ऐसी redness, erythema, which is known as the redness of the skin caused by the injury or another inflammation causing condition। ड्राइनेस आ सकती है, बर्निंग आ सकती है, इचिंग आ सकती है। सैलिसिलिक एसिड जो है वो भी एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। केमिकली ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और बहुत अच्छा कोमेडोलिटिक एजेंट है और बेसिकली ये लिपोफिलिक इन नेचर है, यानी कि ऑयल को इसने डिज़ाल्व करना है। बिकॉज द एंसेस्टर ऑफ ऑल एक्ने लीजन्स इज़ द माइक्रोकोमेडो ही बन के आगे मेगा बनते हैं, बड़े बनते हैं। इट इज़ ऑलवेज टू बिगिन थेरापी विद द कोमेडोलिटिक एजेंट। इट प्रमोट्स डिस्क्वेमेशन। अब डिस्क्वेमेशन क्या चीज़ है, जैसे स्किन की हीलिंग हो रही हो तो उसमें नई स्किन निकलेगी। द पीलिंग ऑफ फ्लेक्स प्रोसेस इन योर स्किन वेज ऑफ रिकवरिंग और हीलिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ द डैमेज। तो ये उस पीलिंग ऑफ को, उस प्रोसेस को, उस रिकवरी प्रोसेस को ये इन्हांस करेगा सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड का दूसरा एस्पेक्ट वो ये इन्फ्लेमेटरी लीजन्स जो हैं उनकी रेजोल्यूशन है, उनको ठीक करना, उसको एक्सेलरेट करेगा। और बेसिकली अगर हम ये देखते हैं इंटरसेलुलर सीमेंट जो है
एपिथेलियल सेल्स के अंदर उनको इसने फर्मली होल्ड करके रखना है कि जितना सेल्स के बीच का जो एक एक्सक्रीशन सिमेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स लिपोफिलिक नेचर इट हैज़ ई पावरफुल कोम्युलेटिक इफेक्ट। तो चूँकि इसने ऑयल को अट्रैक्ट करना है, ऑयल को अट्रैक्ट करके ऑयल को इसने एब्जॉर्ब कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ इसमें देख सकते हैं कि ट्रांस सेलुलर रूट उसके बीच में जो गैप है और इंटरसेलुलर रूट उनके बीच में जो गैप है, इसमें लाजिम बात है कि हमें एक्वस मीडिया भी नज़र आ रहा है और लिपिड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली वो लिपिड्स हैं जो कि बाद में हमें ऑयल स्किन के ऊपर देते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड ने इनको बाइंड फॉर्म में रखना है। सैलिसिलिक एसिड एक कीरेटोलिटिक एजेंट भी है। और कीरेटोलिटिक एजेंट आर द कंपाउंड दैट ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड हेल्प इट टू बाइंड मॉइस्चर। वही चीज़ है कि जो उसकी अपर लेयर जैसे हमें ये नज़र आ रही है कि डिज़ोल्विंग कीरेटोलिटिक, ये टॉप में हमें नज़र आ रहा है, और उसके बाद डिटेचिंग और वॉशिंग ऑफ और उसके बाद सॉफ्टनिंग करके स्किन को ये फॉर्म कर देता है। और एंड इज़ यूज्ड फॉर पीलिंग इन दी प्रोडक्ट्स कंटेनिंग 3 to 6% सैलिसिलिक एसिड, यानी कि जो ऑइंटमेंट बनेगी उसमें सैलिसिलिक एसिड 3 to 6% यूज़ होगा। टी ट्री ऑयल भी बेसिकली एक्नी की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है और इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड टर्पीन्स हैं। ऑयल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग टर्पीन और टर्पिनोल और टर्पलीन और टर्पिनीन, और ये तकरीबन 90% ये डिफरेंट ऑयल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। टी ट्री ऑयल हैड बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ एंड शो हाई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। टी ट्री ऑयल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और एंटीसेप्टिक एजेंट है और माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ इससे होगा। और इट इज़ यूज वाइडली यूज एज ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन लाइक एक्नी, आर्थराइटिस, बर्न्स और विजाइनल थ्रश और इन किस्म की सारी उसमें। अ स्टडी ऑन एक्नी ट्रीटमेंट प्रूव दैट 50% टी ट्री ऑयल एंड 5% बेंजोइल पेरोक्साइड लोशन हैड एक्सीलेंट आउटकम ऑन 124 पेशेंट्स। तो बहुत अच्छा एक किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एजेंट है, एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी एक छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन थी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें एक्नी लोशन या एक्नी क्रीम की फॉर्मुलेशन जो है वो उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।